नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, जीव विज्ञान क्लास 12 एनसीईआरटी के सिलेबस में से। तो बच्चों, वो चैप्टर संदीप जी सर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, ये मुझे ज्ञात नहीं था। इसी वजह से अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो देखते हैं बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, हमारा नया अध्याय है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि वंशागति किसे कहा जाता है, विविधता कौन सी जैविक प्रक्रिया है और हमारे जीवन पर इन दोनों प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं वंशागति के बारे में। अब वंशागति किसे कहा जाता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जैसे कि पादप है, जंतु है, जीवाणु है, मानव है, इन समस्त जीवों के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे शरीर की, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे कि त्वचा का रंग है, कुछ त्वचा का रंग काला होता है, कुछ लोगों की त्वचा का रंग गोरा होता है, कुछ सांवले होते हैं। तो त्वचा का रंग है, नेत्रों का रंग है, भूरे नेत्र है, नीले नेत्र है, काले नेत्र है, बालों का रंग है, हमारे शरीर की ऊंचाई है। तो बच्चों, शरीर में जो विभिन्न लक्षण है, कभी आपने दिमाग लगाया कि हमारे शरीर में ये लक्षण कैसे प्रकट होते हैं? तो बच्चों, हमें लक्षण प्राप्त होते हैं हमारे जनकों से, और हमारे जनक कौन होते हैं? हमारे माता व पिता से। तो हम कह सकते हैं कि लक्षणों का स्थानांतरण सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आपने सुना होगा, कई बार जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो घर के जो फैमिली मेंबर है वो बच्चे को देखते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे की आंखें बिल्कुल अपनी पापे पर गई है, इस बच्चे का फेस बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि लक्षण सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लक्षण सदैव जनक से संतति में, जनक से संतान में स्थानांतरित होते हैं। और बच्चों, लक्षण स्थानांतरण की इसी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वंशागति। तो वंशागति किसे बोलते हैं? वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि लक्षणों का स्थानांतरण सदैव जनकों से संतति में होता है। संतति, संतान को कहते हैं।
तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, पहला शब्द चैप्टर के नाम का वंशागति, शब्द को पकड़ो, वंश की गति, वंश कहा जाता है लक्षणों को। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लक्षण सदैव जनक से संतति में, माता पिता से बच्चों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इस जैविक प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, वंशागति। और बच्चों इसे बोलते हैं हेरिडिटी, इंग्लिश में बोला जाता है हेरिडिटी। तो बच्चों एक कहानी थी वंशागति की। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि विविधता किसे कहा जाता है, तो देखते हैं बच्चों, विविधता तो बच्चों विविधता वह जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संतति में, संतान में नए लक्षणों का विकास होता है, नए लक्षणों का विकास होता है। और विविधता को बच्चों कहा जाता है इंग्लिश में वेरिएशन। तो बच्चों अब आपके सामने एक नई परिभाषा विविधता। यदि मैं आपसे पूछूं क्या हमारे शरीर में जितने भी लक्षण हैं क्या वो हूबहू समान है हमारे माता पिता के लक्षणों से? नहीं, हम हमारे माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे शरीर के जो लक्षण है वो माता पिता के लक्षणों में थोड़ी बहुत विभिन्नता आती है। और बच्चों विभिन्नताएं क्यों आती है? लैंगिक जनन के कारण। कल मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, इसी कारण बनने वाली संतति में, संतान में समस्त लक्षण समान होते हैं। जबकि जितने भी विकसित जीव हैं, विकसित पादप, जंतु, मानव, हमारे शरीर में लैंगिक जनन होता है। और बच्चों लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर व मादा। दो जनक भाग लेने के कारण दो प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, माता का डीएनए और पिता का डीएनए। हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के अंतर्गत जो संतति है, संतान है, इनमें कुछ नए लक्षणों का विकास होता है। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को, जिसमें नए लक्षणों का विकास संतति में होता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विविधता। विविधता का तात्पर्य है कुछ नया बनना, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। तो बच्चों इसी के साथ हमने हमारे चैप्टर के नेम की दोनों परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है, वंशागति तथा विविधता। समान लक्षणों का स्थानांतरित होना वंशागति, नए लक्षणों का निर्माण होना विविधता। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो इस संपूर्ण अध्याय में, संपूर्ण चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस संपूर्ण अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वंशागति पर अध्ययन किया, वंशागति को लेकर कौन कौन से नियम प्रस्तुत किए गए, कौन कौन से प्रयोग किए गए, विविधता किस प्रकार प्रकट होती है, लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब बच्चों हम धीरे धीरे हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा नया टॉपिक है एक शाखा, एक ब्रांच बायोलॉजी की, जिसका नाम है आनुवांशिकी। ये काफी इंपॉर्टेंट है,
आनुवंशिकी, इसे बोला जाता है इंग्लिश में जेनेटिक्स। अब बच्चों किसे कहा जाता है आनुवंशिकी, देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति व विविधता इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसे आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों सर्वप्रथम ग्रीगर जॉन मेंडल इस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम आनुवंशिकी पर अध्ययन किया गया। इनके द्वारा सर्वप्रथम आनुवंशिकी पर अध्ययन किया गया। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फादर ऑफ जेनेटिक। तो बच्चों अब चैप्टर की भूमिका के पश्चात हमारे सामने एक परिभाषा है जिसका नाम है आनुवंशिकी, इंग्लिश में जेनेटिक्स। किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति व विविधता दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? आनुवंशिकी, अर्थात हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इन दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? आनुवंशिकी। अब बच्चों इतिहास में सबसे पहले वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आनुवंशिकी पर अध्ययन किया? तो बच्चों ग्रीगर जॉन मेंडल, ये वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वंशागति पर अध्ययन किया, आनुवंशिकी पर अध्ययन किया कि किस प्रकार जीवों के शरीर में लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसी कारण ग्रीगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बच्चों इसी के साथ हमने एक और जानकारी के बारे में अध्ययन कर लिया जिसका नाम है आनुवंशिकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा नया टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति के नियम। तो देखते हैं बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि मेंडल द्वारा सर्वप्रथम वंशागति पर अध्ययन किया गया और मेंडल ने वंशागति पर अध्ययन एक पादप पर किया। और बच्चों कौन से पादप पर? आपने छोटी क्लासेस में अध्ययन किया होगा, 10वीं क्लास में, उद्यान मटर पादप पर।
और मटर पादप का वैज्ञानिक नाम बच्चों पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने लगभग 7 वर्षों तक मटर के पादप पर अध्ययन किया। 1856 से 1863 ये 7 वर्ष मेंडल ने अपने जीवन के लिए मटर पादप पर संकरण करवाए। संकरण का तात्पर्य बच्चों प्रजनन, जनन। तो बच्चों देखते हैं, अब बच्चों इस अध्याय में हमारा नया टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। मैंने आपको भी बताया था कि ग्रीगर जोन मेंडल द्वारा सर्वप्रथम वंशागति प्रक्रिया पर अध्ययन किया गया। यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे स्थानांतरित होते हैं। अब मेंडल ने कैसे पता लगाया होगा? तो मेंडल ने वंशागति का अध्ययन एक पादप पर किया। और बच्चों मेंडल ने कौन से पादप का चयन किया? पादप का नाम है उद्यान मटर। और बच्चों मटर पादप का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है पाइसम सेटाइवम। किस नाम से जाना जाता है? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने अपने जीवन के 7 वर्ष मटर पादप पर प्रयोग करके निकाल दिए। 1856 से 1863 तक मेंडल ने मटर पादप पर प्रयोग किए और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार लक्षण एक मटर पादप से दूसरे मटर पादप में स्थानांतरित होते हैं, लक्षणों की वंशागति किस प्रकार संपन्न होती है। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन अपील हो रहा होगा कि सर मेंडल ने कैसे पता लगाया कि लक्षण कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं? तो बच्चों मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पादपों के बीच संकरण करवाया। अब संकरण किसे कहा जाता है? जनन प्रक्रिया को। मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 मटर के पादपों का चयन किया और दोनों मटर पादपों के मध्य जनन करवा दिया, प्रजनन करवा दिया। जनन करवाने के पश्चात मेंडल ने देखा कि जो नई पीढ़ी निर्मित हो रही है, जो संतति निर्मित हो रही है, संतान मटर पादप बन रहे हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं और कौन कौन से नए लक्षणों का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि संकरण प्रक्रिया के दौरान मेंडल ने मटर पादपों के मध्य जनन करवाया और जनन करवाने के पश्चात मेंडल ने किसका अध्ययन किया? प्रयोग में मेंडल ने लक्षणों का अध्ययन किया। लक्षणों का अध्ययन किया अर्थात कौन कौन से लक्षण जनक पादप से संतति पादप में स्थानांतरित हो रहे हैं। और बच्चों इन 7 सालों में वंशागति पर अध्ययन करने के दौरान मेंडल ने कुछ नियम प्रतिपादित किए, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए और इन्हीं नियमों को किस नाम से जाना जाता है? मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए। मैं आपको चैप्टर में आगे एक एक करके पढ़ाऊंगा। 3 नियम दिए मेंडल ने। अपने छोटी क्लासेस में स्टडी भी किया होगा 10वीं क्लास में। प्रथम नियम जिसका नाम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों मेंडल ने 7 वर्षों में वंशागति के 3 नियम दिए। पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों ये कहानी थी मेंडल के वंशागति के नियमों की। अब बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि मेंडल ने जब मटर पादप पर प्रयोग किए तो मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया? क्योंकि एक पादप में काफी सारे लक्षण होते हैं। पुष्प का रंग है, बीज का रंग है,
बीज का आकार है, तने की ऊंचाई है, जड़ की लंबाई है। तो बच्चों मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों पर अध्ययन किया, अभी हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मटर पादप के लक्षणों के बारे में कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन कौन से लक्षणों पर अध्ययन किया। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है मटर पादप के लक्षण। अब बच्चों पादप में वैसे तो कई लक्षण होते हैं, लेकिन मेंडल ने मटर पादप में 7 लक्षणों का चयन किया। 7 लक्षणों का चयन किया। कौन से 7 लक्षण है बच्चों, अभी हम देखते हैं। पहला लक्षण तने की ऊंचाई, और ऊंचाई के आधार पर 2 रूप पाए जाते हैं मटर के पादप में, कुछ लंबे और कुछ बौने। दूसरा लक्षण बच्चों बीज का आकार। बीज का आकार, आकार के आधार पर 2 रूप, कुछ गोल बीज और कुछ झुर्रीदार बीज। तीसरा बीज का रंग। बीज का रंग, इसके आधार पर 2 विपर्यासी रूप, कुछ बीज पीले रंग के और कुछ हरे रंग के। चौथा फली का आकार। मटर की फली का आकार, और बच्चों फली के आकार के आधार पर कुछ फूली हुई फली और कुछ सिकुड़ी हुई, पिचकी हुई। पांचवा लक्षण फली का रंग, और बच्चों मटर की फली के रंग के आधार पर कुछ हरी और कुछ पीली। छठा लक्षण पुष्प का रंग, और बच्चों पुष्प के रंग के आधार पर कुछ पुष्प बैंगनी और कुछ सफेद। और बच्चों अंतिम सातवां लक्षण मैं यहां लिख रहा हूं, पुष्प की स्थिति।
और बच्चों पुष्प की स्थिति के आधार पर दो स्थितियां, अक्षीय या अंत्य। तो बच्चों देखते हैं, अब हमारा नया टॉपिक है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान मटर के पादप में कौन से लक्षणों का चयन किया, चुनाव किया। तो बच्चों वैसे तो मटर के पादप में कई सारे लक्षण होते हैं, परंतु मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया, 7 लक्षणों को सेलेक्ट किया अपने प्रयोग के दौरान। तो देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। पहला लक्षण, तने की ऊंचाई। अब जो तने की ऊंचाई के आधार पर दो रूप है, दो विपर्यासी रूप, कुछ लंबे मटर के पादप और कुछ बोने मटर के पादप। दूसरा लक्षण, बीज का आकार। बीज के आकार के आधार पर कुछ गोल बीज और कुछ मुरझाए हुए अनियमिताकार पिचके हुए, जिन्हें कहा जाता है झुर्रीदार बीज। तीसरा लक्षण है बच्चों बीज का रंग, कुछ पीले कुछ हरे। चौथा लक्षण है फली का आकार। मटर की जो फली होती है कुछ फूली हुई कुछ सिकुड़ी हुई पिचकी हुई। फिर फली का रंग, रंग के आधार पर हरी या फिर पीली। उसके पश्चात पुष्प का रंग, कुछ पुष्प बैंगनी रंग के कुछ सफेद रंग के। और बच्चों अंतिम लक्षण है 7वां, पुष्प की स्थिति, कि मटर के पादप में जो पुष्प है वो कौन सी शाखा पर लगा हुआ है। यदि पुष्प मुख्य शाखा पर है, मुख्य अक्ष पर है, तो इस स्थिति को कहा जाता है अक्षीय स्थिति। और यदि पुष्प पार्श्व शाखा पर है, साइड वाली शाखाओं पर लगा हुआ है, इसे कहा जाता है अंत्य स्थिति। तो बच्चों ये वो 7 लक्षण है और उनके रूप है जिन पर मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान अध्ययन किया। आपको मैं आगे बताऊंगा ये जो 2 रूप है इनमें से कुछ प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी होते हैं। हम पढ़ेंगे किसे कहा जाता है प्रभावी लक्षण, किसे कहा जाता है अप्रभावी। आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। तो देखते हैं बच्चों, तो बच्चों ये वो 7 लक्षण है जिन पर मेंडल ने अध्ययन किया। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि मेंडल ने आखिर मटर पादप का ही चयन क्यों किया। वो कोई और पादप भी ले सकता था। क्या मटर उस टाइम सस्ती थी, मेंडल को मटर काफी मीठी लगती थी, ये कोई कारण नहीं है। तो जो हम देखते हैं कि वास्तविकता में क्या कारण थे कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। तो देखते हैं बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है मटर के चयन के कारण। आखिर कौन सी मजबूरी थी मेंडल की कि उसने मटर का चुनाव किया। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है अब मटर के चयन के कारण। तो बच्चों कुछ कारण थे। पहला कारण लघु जीवन अवधि। लघु जीवन अवधि, लघु का तात्पर्य छोटा, अर्थात बच्चों जो मटर का पादप है यह 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय पादप।
अर्थात इसका जीवन काल छोटा होता है, मात्र 1 वर्ष का। तो इससे मेंडल को क्या फायदा हुआ? छोटा जीवन काल होने के कारण मेंडल को आसानी से लक्षणों का अध्ययन हो पाया। दूसरा कारण है बच्चों उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। इसका क्या तात्पर्य है उभयलिंगी या द्विलिंगी का? ये बच्चों मटर के पुष्प में दोनों जनन तंत्र पाए जाते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया होगा, पुमंग कहा जाता है, और मादा जनन तंत्र को जायांग कहा जाता है। तो बच्चों अब इस चैप्टर में हमारा नया टॉपिक है मटर के चयन के कारण, कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। मेंडल की ऐसी कौन सी मजबूरियां थी? तो बच्चों पहला कारण है लघु जीवन अवधि। जो मटर का पादप है यह एक वर्षीय पादप है। क्या तात्पर्य है 1 वर्षीय पादप का? अर्थात मटर के पादप का जीवन काल मात्र 1 वर्ष का होता है, छोटा सा जीवन काल होता है। इसी 1 साल में मटर का पादप अपनी पूरी वृद्धि कर लेता है, जनन प्रक्रिया को संपन्न कर लेता है, संतति पादपों का निर्माण कर लेता है। तो छोटी जीवन अवधि होने के कारण मेंडल को फायदा क्या हुआ? छोटी जीवन अवधि है तो मेंडल आसानी से कम समय में लक्षणों का अध्ययन कर पाया। मेंडल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, किसका? कि कौन कौन से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो बच्चों पहला कारण है लघु जीवन अवधि, छोटा जीवन काल होना। अब दिमाग लगाओ, यदि मेंडल को ऐसा पादप ले लेता जिसमें समय लगता है 10 से 15 वर्ष का जनन होने में, तो मेंडल को कितना इंतजार करना पड़ता नई पीढ़ी के लिए। तो बच्चों ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण है उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। किसे कहा जाता है उभयलिंगी या द्विलिंगी? आपने छोटी कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि लिंग के आधार पर 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक लिंगी पुष्प या फिर दूसरी स्थिति है द्विलिंगी पुष्प, जिसे उभयलिंगी भी कहते हैं। बच्चों आपने अध्ययन किया होगा कि पादप में जो पुष्प होता है, पुष्प में जनन तंत्र पाए जाते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। पुष्प के नर भाग को कहा जाता है पुमंग, जहां नर युग्मकों का निर्माण होता है। आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। और पुष्प के मादा भाग को कहा जाता है जायांग। आपको संदीप जी ने पढ़ाया होगा कि पुष्प पादप का जननिक भाग है, जिसमें पुमंग व जायांग पाए जाते हैं, नर जननिक भाग और मादा जननिक भाग। तो बच्चों वह पुष्प जिसकी संरचना में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर भी पाया जाता है और मादा भी, दोनों जननिक क्षेत्र पाए जाते हैं, इस प्रकार के पुष्प को कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प। शब्द को पकड़ लो, द्वि का तात्पर्य है 2, लिंगी का तात्पर्य लिंग। इसे और किस नाम से जाना जाता है? उभयलिंगी पुष्प, जिसमें दोनों जननिक तंत्र पाए जाते हैं।
तो जो दूसरा कारण है मटर के पादप के चयन का कि मटर के पुष्प में दोनों जनन तंत्र पाए जाते हैं। अब बायोलॉजी में क्वेश्चन से क्वेश्चन कि सर इससे मेंडल को क्या फायदा हुआ कि दोनों जनन तंत्र है, तो देखते हैं मेंडल भैया जी को क्या फायदा हुआ इससे। तो बच्चों उभयलिंगी पुष्प होने के कारण मेंडल अपने प्रयोग में आसानी से स्वयं परागण करा सका, स्वयं परागण संपन्न करा सका। आपने पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में स्वयं परागण किसे कहा जाता है, वह परागण प्रक्रिया जो एक ही पुष्प में संपन्न होती है। तो बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे कि द्विलिंगी पुष्प से मेंडल को क्या फायदा हुआ। बच्चों आपने दूसरे चैप्टर में संदीप जी ने आपको पढ़ाया होगा, एक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया होगा, परागण प्रक्रिया। परागण किसे कहा जाता है बच्चों, पुष्प में एक तो नर भाग होता है जिसे कहते हैं पुमंग, और एक होता है मादा भाग जिसे कहा जाता है जायांग। पुमंग की इकाइयां पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं पुंकेसर, और आपने दूसरे चैप्टर में अध्ययन किया होगा कि पुंकेसर के भीतर पराग कणों का निर्माण होता है, और पराग कण में नर युग्मक पाए जाते हैं। ये पराग कण वायु के द्वारा, जल के द्वारा मादा भाग के समीप आते हैं, और मादा भाग को क्या कहा जाता है, जायांग। तो बच्चों पराग कण का मादा भाग पर वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित होना, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, परागण प्रक्रिया। और डीपली समझाता हूं, वैसे आपने पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, आपको संदीप जी ने पढ़ाया होगा। देखते हैं बच्चों, आपने अध्ययन किया होगा पुंकेसर के बारे में। कुछ ऐसा पुंकेसर होता है बच्चों, पुष्प का नर भाग पुंकेसर। इस पुंकेसर के भीतर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। परागकण, और इन परागकण के भीतर नर युग्मक विकसित होते हैं। आपने पढ़ा होगा दूसरे अध्याय में। इधर बच्चों मैं बना रहा हूं मादा जननिक अंग, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं इसे, वर्तिका, और ये अंडाशय, इसे कहा जाता है स्त्री केसर। तो बच्चों परागण प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए, वैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया होगा, मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं। ये पहला जो डायग्राम है, चित्र है, वो किसका है, पुंकेसर का, पुष्प का नर जननिक अंग। और जो दूसरा चित्र है वो किसका है, स्त्री केसर का, पुष्प का मादा जननिक अंग। पुंकेसर जो भाग है, पुंकेसर के भीतर यहां कुछ गोलाकार संरचनाओं का विकास होता है जिन्हें लघु बीजाणु कहा जाता है। आपने पढ़ा हुआ सेकंड चैप्टर में। और यही लघु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाते हैं, परागकण। इन परागकण के भीतर पाए जाते हैं नर युग्मक। अब बच्चों प्रकृति में क्या होता है, ये जो परागकण हैं ये स्थानांतरित होते हैं, और स्थानांतरित होकर कहां चले जाते हैं, किसकी सतह पर, वर्तिकाग्र की सतह पर। तो परागकण का पुंकेसर से स्थानांतरण होना और वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना,
इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? परागण प्रक्रिया। और ऐसा क्यों होता है? ताकि निषेचन प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके, नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो सके, नए पादप का विकास हो सके। तो बच्चों परागण प्रक्रिया, फिर आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो प्रकार की परागण प्रक्रिया होती है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? यदि एक ही पुष्प पर परागण प्रक्रिया संपन्न हो रही है, एक ही पुष्प पर परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ठहरते हैं, एक ही पुष्प है, यहां परागण उसी वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो एक ही पुष्प के परागण को क्या कहा जाता है? स्वपरागण प्रक्रिया। और ठीक विपरीत, यदि परागण प्रक्रिया दो पुष्पों में हो रही है, एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे कहा जाता है परपरागण। तो बच्चों आपने सेकंड चैप्टर में स्टडी किया होगा। अब इतनी रामायण गाथा मैंने आपको क्यों समझाई है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से परागण को करवाया था? स्वपरागण। और स्वपरागण कब होता है? जब एक ही पुष्प में दोनों भाग हो, नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर। जब तक दोनों भाग नहीं होंगे तब तक कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? स्वपरागण प्रक्रिया। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? क्योंकि मटर का पादप द्विलिंगी होता है, एक ही पुष्प में दोनों भाग पाए जाते हैं, पुंकेसर व स्त्री केसर, ताकि आसानी से कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो सके? स्वपरागण प्रक्रिया। तो बच्चों इसी के साथ हमने दो कारण पढ़ लिए मटर के पादप के चयन के। तो बच्चों आज हमने स्टार्ट किया है नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इन दोनों की परिभाषा पढ़ा चुका हूं। उसके पश्चात हमने स्टार्ट किया कि मेंडल ने कौन से पादप का चयन किया, कितने लक्षणों का चयन किया? 7 लक्षणों का। फिर हमने अध्ययन किया कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। 2 कारण मैं बता चुका हूं, छोटी जीवन अवधि और दूसरा द्विलिंगी पुष्प। 2 और कारण है बच्चों इसके, जिसका अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।